हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो टुडे अगेन वी विल कंटिन्यू थर्मोडायनामिक्स। आज हम लोग फिर से बात करेंगे एंट्रोपी की। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द नीड ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी का आइडिया क्या है, उसका फील क्या है, हमने डिस्कस किया था। साथ ही हम लोगों ने बात करी थी अबाउट द कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन। वहाँ हमने एफिशिएंसी के दो फॉर्मूलाज की बात करी थी। हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन डिस्कस किए थे। अब बेसिकली हमने वहाँ पे एफिशिएंसी के फॉर्मूलाज देखे थे। एक Q2 + Q1 अपॉन Q2 की फॉर्म में था, एक आपका टेम्परेचर की फॉर्म में था। वो हमने दो फॉर्मूला डिस्कस किए थे और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के दो स्टेटमेंट रखे थे हम लोगों ने। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये बात नहीं की थी कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंट्रोपी चेंज। वो हमने डिस्कस नहीं किया था। हमने ये जरूर कहा था कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। तो आज हम बात करेंगे कि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन कैसे है, वो वाला पार्ट डिस्कस करेंगे हम लोग। और एक हम चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट क्लॉसियस इनइक्वलिटी। मैंने आपको इनके बारे में बताया था। तो इनकी इनइक्वलिटी इक्वेशन है, इसकी हेल्प से हम कुछ चीज़ें कंक्लूड करेंगे। तो पहले मैं फिर से थोड़ा सा बेसिक लेता हूँ। जहाँ हमने कल बात रखी थी कि दो स्टेटमेंट रखे थे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के, कि फॉर एनी हीट इंजन एफिशिएंसी can't be 100%, some amount of heat always must be, or we say always, rejected. What we can say, वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। पहले हमने पॉइंट लिखा था कि efficiency of any heat engine can't be 100%. Can't be 100%. Some amount of heat always rejected. हम लोगों ने कहा था कि हम हीट को जो है 100% वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमेशा रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर मैं इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो आपको बुक्स में डायग्राम दिखेगा, मैं उसके हाथ से बताता हूँ चीज़ को। फिर हम सेकंड स्टेटमेंट जो हमने लिखा था उसकी बात करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आप ऐसा कह सकते हैं कि जो हमने कल डिस्कस किया था, मान लीजिए आपका सोर्स है, इट इज अ सोर्स। सोर्स से मतलब मेरा सोर्स जो हीट सप्लाई कर रहा है वो सोर्स, और इसे कि भाई इसका टेम्परेचर T1 हमने कल बात करी थी। और ये आपका मान लीजिए इट इज अ हीट इंजन, इट इज अ हीट इंजन, जहां पर हम लोग नेट वर्क की बात करते हैं। और एक आपका होता है सिंक, इसको आप सराउंडिंग भी कह सकते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज सराउंडिंग, जिसका टेम्परेचर आपका T1 है। और कल हमने बात करी थी टेम्परेचर के बारे में। ऑब्वियसली वी नो दैट इज T2 इज व्हाट, ग्रेटर देन T1। ये बातें कर चुके हैं कि हम लोग सोर्स से सिस्टम को या हीट इंजन को अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं, और फिर वहां से बर्डन होता है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है रिजेक्ट हो जाती है। आप कह सकते हैं कि वो सिंक में रिजेक्ट करता है, ऐसा बोल लीजिए, या आप कह लीजिए, बहुत सिंपल सा वर्ड है कि सराउंडिंग में कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, रिजेक्ट हो जाती है। ये हमने बात करी थी, यस और नो। तो दिस इज व्हाट, सोर्स का टेम्परेचर आपका ज़्यादा होता है हमेशा, इसका टेम्परेचर आपका हमेशा कम होता है। इसे आप लोग बोलते हैं हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब एक जगह जहाँ पर हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। और सिंक का आपका टेम्परेचर ऑब्वियसली कम है सोर्स के कंपैरिजन में, इट इज व्हाट लो टेम्परेचर रिजर्वायर। रिजर्वायर से सिंपल सा मतलब बेटा ऐसा कुछ भी जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजें कलेक्ट कर सके, इज व्हाट द रिजर्वायर। ऐसा नो, चलो ये हमने बात रखी थी अपनी। तो वही जो मैंने कल बातें बोली थी उसी को हमने एक डायग्राम की फॉर्म में लिख दिया। बिकॉज अगर आप कोई किताब उठा के देखेंगे तो आपको डायग्राम वहाँ पे दिख जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सिंपल सा मीनिंग इतना है, बाकी इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है हमारे लिए, बस ठीक है जो हमने बातें डिस्कस करी थी कल सारी की सारी, उसको हम लोगों ने एक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। या सुनो, सेकंड पॉइंट हमने जो बात करी थी, जो आज हमारा मेन डिस्कशन भी रहेगा, कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स is not constant. It always increases for spontaneous process. देखो, मैंने आपको बात बताई थी, एंट्रोपी की फील्ड समझाई थी, और मैंने कहा था कि हमारे चारों तरफ जो है हम हर तरह से हम डिसऑर्डर्ड फॉर्म की तरफ जा रहे हैं, हम लोग व्हाट वी से रैंडमाइज फॉर्म की तरफ जा रहे हैं, हम लोग व्यवस्था से
से अव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि हम व्यवस्थित नहीं रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अव्यवस्थित डायरेक्शन में जाते हैं, डिसऑर्डर फॉर्म में जाते हैं, रैंडमाइज्ड फॉर्म में आते हैं। वहाँ मैंने बात कही थी आपको कि यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, ये मैंने बात कही थी। तो वही मैं बात फिर से कह रहा हूँ कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज नॉट कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज इंक्रीजेस फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मैंने यहाँ एक नया वर्ड यूज किया है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसको मैं आपको समझाऊंगा जैसे हम धीरे आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, आज के लेक्चर में। मैंने वही बात रखी है कि अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उसकी एंट्रोपी लगातार बढ़ती रहती है। ये दोनों आपके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के स्टेटमेंट है। और मैंने आपको ये बात भी कही थी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस के हिसाब से अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो फ्यूचर में आपको एक आध स्टेटमेंट और भी अगर मैं लिख दूं थर्मोडायनामिक्स का तो कंफ्यूज नहीं होना है। रिमेंबर चलो, तो हम लोग, ये हमारा आज का फोकस रहेगा कि हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है या इसकी तरफ आगे बढ़ना है, और यही आपको हेल्प करेगा यहाँ पर क्लॉसियस इनइक्वालिटी। यहाँ तक पहुंचने में हम लोग हेल्प लेंगे किसकी? क्लॉसियस इनइक्वालिटी की। मैं आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या है। ये आपके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ही मैथमेटिकल फॉर्म है, आप ये कह सकते हैं, या उसका जस्टिफिकेशन आप ये कह लीजिए। जो मैंने बात रखी यहाँ पर, इसका जस्टिफिकेशन क्या है? आपका क्लॉसियस इनइक्वालिटी। तो मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दिया ताकि हम जब पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद क्लॉसियस इनइक्वालिटी तो हमें पता रहना चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। यस और नो? चलो, उससे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में नहीं किया था कि हम लोगों ने एंट्रोपी चेंज के लिए कोई फॉर्मूला नहीं कहा था। हाँ, हमने ये जरूर कहा था कि एंट्रोपी चेंज स्टेट फंक्शन, तो उस फॉर्मूला की मैं बात करता हूँ। तो फटाफट से बस उतारिए, फिर उस पार्ट पे बढ़ते हैं प्लीज। ठीक है, चलो देखिए, तो हम लोग एंट्रोपी के फॉर्मूला की तरफ जा रहे हैं। जो फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं उसके लिए मैं क्या करता हूँ, क्या मेरी अप्रोच रहेगी कि हमने जो दो तरीके एफिशिएंसी की बात करी कार्नोट इंजन में, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट कार्नोट इज व्हाट, कार्नोट जो है वो एक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस की बात करता है, हमने बात रखी थी कल। तो मैं उन दोनों एफिशिएंसी को कंपेयर करके एक रिजल्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ। देखिए क्या क्या रिजल्ट है वो। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंपेयरिंग both the equations of efficiency। तो हम ऑब्वियसली रिवर्सिबल फॉर्म में बात करेंगे यहाँ पर। तो एक आपकी थी भाई कि Q2 रिवर्सिबल प्लस Q1 रिवर्सिबल अपॉन Q2 रिवर्सिबल, याद होगा आपको, Q2 प्लस Q1 अपॉन Q2। तो इसको हम लोग इक्वेट कर रहे हैं टेम्परेचर के बराबर, ऐसा नो, ताकि हम एक कंक्लूजन पे जा पाए। और दिमाग में हमारे क्लियर होना चाहिए, हम कल एक प्रोसेस की बात करके आ चुके हैं, इस प्रकार का कुछ था, मैं फिर से बना देता हूँ, आपको याद होगा। ये आपका पॉइंट ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी डी, ए चार प्रोसेस डिस्कस किए थे हमने कार्नोट साइकिल में। यहाँ से हम लोग हीट सप्लाई करते हैं और यहाँ से सराउंडिंग में हीट आप क्या कहते हैं भाई कि रिजेक्ट होती है, रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ एंट्रोपी। ये सुनो, चलो ये मैंने बात रखी थी। और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि यहाँ टेम्परेचर पर T2 था, यहाँ टेम्परेचर पर T1 है, ये बातें कर चुके हैं। अब इसका हम यूज लेंगे, इसलिए बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं अगर ये अरेंज करूँ तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस Q1 रिवर्सिबल अपॉन Q2 रिवर्सिबल इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2। वैसे ये अरेंज करेंगे तो 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, उसको उधर लेके आए हम लोग। तो Q1 रिवर्सिबल अपॉन T1 प्लस Q2 रिवर्सिबल अपॉन T2 इक्वल टू 0। आप सोच रहे हो मैंने जगह क्यों छोड़ी, तो देखिए इसको। तो ये वाला पार्ट समझ में आया आपको, मैंने कैसे रीअरेंज करके लिखा है इसको। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि BC AB के लिए हमने Q2 हीट की बात करी है, तो ये रहा आपका, दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर AB प्रोसेस एंड दिस इज फॉर व्हाट, CD प्रोसेस। तो AB प्रोसेस और CD प्रोसेस के लिए मैं इक्वेशन लिख चुका हूं यहाँ पर। तो वही अगर हम लोग बात करें BC और DA प्रोसेस, तो हम जानते हैं BC इज व्हाट, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और वहीं आपका DA क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों केस में रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस था तो Q क्या हुआ, 0। Q क्या हुआ, 0। तो Q बाय अगर T लिखूंगा मैं इस तरह से, अगर मैं Q बाय T का फॉर्म में लिखूंगा तो भी 0 आएगा। इस डी व्हाट 0 आपको यहाँ पर। रिमेंबर, ये आप कह दीजिए इट इज फॉर व्हाट, इट इज फॉर BC प्रोसेस
एंड दिस वन इज फॉर व्हाट, वी से DA प्रोसेस। और चूंकि हमने यहाँ पे Q2 हीट यूज किया तो ये आप इसे बोल लीजिए फॉर AB प्रोसेस, एंड दिस इज फॉर व्हाट, वी से द लास्ट वन CD प्रोसेस। आई होप ये पॉइंट समझ में आया आपको। तो चलो मैं क्या देख पा रहा हूँ, इट इज सिंपली व्हाट समेशन ऑफ Q अपॉन T। इट इज सिंपली द समेशन ऑफ Q अपॉन T। बहुत क्लियर दिख रहा है कि ये कुछ नहीं है, ये Q अपॉन T का समेशन है। तो मैं इसे फर्दर लिख रहा हूँ, फिर देखिए, इट इज व्हाट सिंपली इट इज समेशन ऑफ Q अपॉन T इक्वल टू 0। समेशन ऑफ Q अपॉन T इक्वल टू 0 फॉर ऑल द प्रोसेस। यस और नो? इसका मतलब क्या है, और Q किस प्रकार का बेटा, ऑब्वियसली रिवर्सिबल है। यस और नो? सो समेशन ऑफ Q रिवर्सिबल अपॉन T इक्वल टू 0, एंड वी नो, हम जानते हैं कि एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो मैं इसी को थोड़ा और तरीके से लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, देखिए मैं उसी बात को, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि भाई साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ Q रिवर्सिबल अपॉन T इज व्हाट, 0। हम जानते हैं साइक्लिक प्रोसेस है, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। सो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट फंक्शन इज ऑलवेज 0। रिमेंबर दैट थिंग कि किसी, मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था आपको, जब हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में डेरिवेशंस की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि साइक्लिक इंटीग्रेशन किसी भी स्टेट फंक्शन हमेशा क्या होता है, 0। इट मींस दिस Q रिवर्सिबल अपॉन T इज व्हाट, अ स्टेट फंक्शन, और इसी को हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो क्या फॉर्मूला ध्यान रखना है हमें कि change in entropy is always Q reversible upon T, and it is what, it is a state function. Yes or no? तो ये आप कह लीजिए भाई कि एक स्मॉल चेंज के लिए हमारे पास, मैं साइक्लिक इंटीग्रेशन लगा देता हूँ फिर से। चलो मैं डायरेक्टली देता हूँ, फॉर मेजर चेंज वी कैन से इट इज Q रिवर्सिबल अपॉन T। इट इज फॉर व्हाट, इट इज फॉर फाइनाइट चेंज। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है एंट्रोपी चेंज के लिए, दैट इज Q रिवर्सिबल अपॉन T इज व्हाट, चेंज इन एंट्रोपी, एंड एंट्रोपी इज ऑलवेज अ स्टेट फंक्शन। तो ये अपनी बात यहाँ रखिए, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होता है, और ये उसका फॉर्मूला है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर में, हमें इसके बारे में, इस फॉर्मूला के बारे में और बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। यस और नो? तो ये छोटी सी मैंने बात रखी कि डेल्टा S इज व्हाट, Q रिवर्सिबल अपॉन T। अब पहला दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर आप साइक्लिक प्रोसेस ही क्यों ले रहे हो, सॉरी रिवर्सिबल वे में ही हीट क्यों ले रहे हो। पहली बात तो ये कि हम लोग यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस ले रहे हैं, और वो भी एक आइडियलाइज साइक्लिक प्रोसेस है, तो यहाँ पर ये रिवर्सिबल प्रोसेस ही था कार्नोट इंजन के केस में। बट वहीं अगर मान लो मैं सपोज करो एक बार इसको इरिवर्सिबली भी कंसिडर करूँ, मान लो इसको अगर मैं एक बार इरिवर्सिबली भी कंसिडर करूँ, तो जो हम कह रहे हैं कि एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, क्या वो आता है या नहीं आता है, उसकी हम बात करते हैं। एक बार इसको आप फटाफट से उतारिए, ठीक है भाई। हाँ, एक और चीज आप चाहे तो आप यूनिट भी लिख लें इसकी। यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, इट इज व्हाट, जूल पर केल्विन, या आप कह लीजिए इट इज व्हाट, कैलोरी पर केल्विन। तो अब मैं बात करता हूं कि हम लोग यहाँ रिवर्सिबल वे में ही हीट की बात क्यों कर रहे हैं, या प्रोसेस की बात कर रहे हैं, इरिवर्सिबल में क्यों नहीं कर रहे हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, so as we know efficiency of reversible cyclic process is always greater than irreversible cyclic process। ये बात हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पहले कई बार डिस्कस किया है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो हमेशा ज़्यादा एफिशिएंट होता है, व्हाट वी से इन कंपेयर टू इरिवर्सिबल प्रोसेस। थोड़ा मैं टेम्परेचर मेंटेन कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ तक बात ठीक है बेटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस की जो एफिशिएंसी है हमेशा वो इरिवर्सिबल से ज़्यादा होती है, ये हम पहले वर्डन के केस में पढ़ चुके हैं। सो व्हाट वी डू,
एक तो हम लोग लेते हैं कि भाई Q2 इरिवर्सिबल प्लस Q1 इरिवर्सिबल अपॉन Q2 इरिवर्सिबल। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसकी एफिशिएंसी हमेशा कम होगी इससे, रिवर्सिबल से, T2 माइनस T1 अपॉन T2। और मैंने आपको बात समझाई थी कि Q2 प्लस Q1 अपॉन Q2 वाले इस फॉर्मूला को हम रिवर्सिबली भी यूज कर सकते हैं और इरिवर्सिबली भी। और ये फॉर्मूला प्योरली आपका किसके लिए होता है? फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ये मैंने बात बिल्कुल डिस्कस की थी पहले। फिर से आप उससे वही जो हमने सेम किया था वही हम दोबारा करेंगे, फिर से सिंप्लीफाई करेंगे। इट इज 1 प्लस Q1 irreversible upon Q2 irreversible less than 1 minus T1 upon T2। ये सुनो, फिर से आपसे रीअरेंज करेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा आपका। इट इज व्हाट Q1 irreversible upon T1 प्लस Q2 irreversible upon T2। और ऑब्वियसली वो हमने दो जीरो लगाया था लास्ट टाइम, वो यहाँ भी आपके पास एज इट इज रहेंगे। पता नहीं कौन से किस केस के लिए है। दिस इज फॉर व्हाट? एडियाबेटिक एक्सपेंशन एंड एडियाबेटिक कंप्रेशन। जहाँ तक ये बात ठीक है हमारी? ये सुनो, तो इट मीन्स इट इज सिंपली व्हाट? इट इज सिंपली व्हाट? अगेन इट इज द साइक्लिक इंटीग्रेशन, सॉरी, इट इज समेशन ऑफ Q irreversible बाय T दैट इज लेस देन 0। अगर मैं साइक्लिक इंटीग्रेशन की बात भी यहाँ करूंगा तो यहाँ क्या आएगा? इट इज व्हाट? Q irreversible बाय T इज व्हाट? लेस देन 0। और अगर ये लेस देन 0 है, तुम जानते हैं अगर स्टेट फंक्शन होता है उसका साइक्लिक इंटीग्रेशन हमेशा 0 के इक्विवेलेंट आता है। बट यहाँ वो बात नहीं होगी। तो इट मीन्स मैं क्या बात बोलूंगा कि चूंकि ये एक स्टेट फंक्शन नहीं है, हम लोग जानते हैं Q रिवर्सिबल बाय T इज अ स्टेट फंक्शन, बट दिस इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। दिस इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। इसलिए हमेशा हम लोग जो प्रोसेस ऑप्ट करते हैं वो हमेशा एक आइडियलाइज रिवर्सिबल प्रोसेस ऑप्ट करते हैं। या सुनो, इसलिए हम लोग जब एंट्रोपी की बात कर रहे हैं दैट इज डेल्टा एस इक्वल टू Q रिवर्सिबल बाय T लिखते हैं हम लोग, हीट को रिवर्सिबल फॉर्म में वहां पुट करते हैं हम लोग, रिवर्सिबल प्रोसेस ऑप्ट करते हैं। यस और नो? यस और नो? ठीक है, तो ये मैं सिर्फ इसलिए बताया ताकि हमें आइडिया मिल जाए कि हम लोग रिवर्सिबली ही क्यों जा रहे हैं, इरिवर्सिबली क्यों नहीं जा रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? बस उतारिए, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ठीक है भाई, तो देखो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि आप Q इरिवर्सिबल अपॉन T को इसके बराबर नहीं रख सकते। पहली बात तो ये सही है। अगर हम लोग पिछली इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंबाइन कर लें तो हम क्या कह सकते हैं कि Q बाई T इज व्हाट? लेस देन इक्वल टू 0। ये हमने बात रखी। यस और नो? तो ये इक्वल टू हम कब कह रहे हैं? इक्वल टू हम कब कह रहे हैं? जब हम लोग बात कर रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की। यस और नो? ये हम लोग कह रहे हैं। और जब हम लोग इरिवर्सिबली जा रहे हैं, रिमेंबर यहाँ आपका साइक्लिक इंटीग्रेशन है, एंड दिस इज फॉर व्हाट? इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये दो पॉइंट मैंने रखे यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। तो आपको जो फिलहाल मैं बात बोलूंगा कि जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है एंट्रोपी चेंज का, जो हमारा जो मेन फॉर्मूला है, रिमेंबर इट इज ऑलवेज व्हाट? Q रिवर्सिबल बाय T। ठीक है भाई, यहाँ तक ये बात सही है। अब आप लोग मूव करते हैं टुवर्ड द क्लॉसियस इनइक्वालिटी, उसकी हम बात करते हैं और वहां से हम कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स देखते हैं। ठीक है भाई, तो देखो, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्लॉसियस इनइक्वालिटी। हम बात करेंगे अब क्लॉसियस इनइक्वालिटी के बारे में। क्या है इनइक्वालिटी, उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप देखिए, हम लोग एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, आपका फाइनल पॉइंट है। मतलब मान लीजिए ए से बी, हम लोग ऑब्वियसली यहाँ साइक्लिक प्रोसेस लेंगे, बट मैं कह रहा हूँ कि इनिशियल पॉइंट ए है और बी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि एक तो हम यहाँ पे आ सकते हैं भाई कि किस तरीके से इरिवर्सिबल यहाँ पहुंच जाए हम लोग, एक मैं मानता हूँ हम लोग यहाँ पहुंच जाए रिवर्सिबल तरीके से। तो अभी बन गया एक नाउ इट इज अ साइक्लिक लूप। अब इसका मतलब क्या देखो, क्या मैं इस कंप्लीट प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकता हूँ या इसको मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलूंगा? एक्चुअली द होल प्रोसेस इज व्हाट? दिस प्रोसेस is now
इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। अब ये एक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस नहीं रहा। व्हाई? बिकॉज किसी भी प्रोसेस को, स्पेशली जब हम बात करें साइक्लिक प्रोसेस को, रिवर्सिबल होने के लिए वह जितने भी स्टेप्स हैं, जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी मल्टी स्टेप प्रोसेस हैं, वो सारे के सारे साइक्लिक होना जरूरी है। वो सारे के सारे साइक्लिक होना जरूरी है। इट मीन्स कि यदि एक भी प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल हो जाएगा, देन द होल प्रोसेस बिकम व्हाट? देन द होल प्रोसेस इज व्हाट? इट इज इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। इसी पॉइंट को हम बेस बना के आगे हम चीजों को डिस्कस करेंगे। एक बार फटाफट से बना लो ताकि अगला पेज फिर क्या मैं पूरा कंप्लीट बनाऊंगा, ताकि आपको एक साथ उतारने का मौका मिलेगा। जल्दी से उतारिए फटाफट। ठीक है, देखो चलो हटा ही देते हैं उसको। ए से बी, ये आपका इरिवर्सिबल, ये आपका रिवर्सिबल। अभी हम लोग इक्वेशन देख के आए बेटा कि इट इज व्हाट? क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी इज व्हाट? लेस देन जीरो। मैंने यही इक्वेशन क्यों ली बेटा? मैंने रिवर्सिबल की क्यों नहीं ली? बिकॉज यहाँ पर आपका एक प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल हो गया। इट मीन्स द कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस इज नाउ इरिवर्सिबल, नॉट द रिवर्सिबल वन। ठीक है, तो मैं इक्वेशन ली। अब मैं इसी को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, दैट इज ए टू बी देन बी टू ए। तो हम क्या करेंगे बेटा? हमें पता है कि ए से बी वी नो इट इज क्यू इरिवर्सिबल बाय टी, प्लस फ्रॉम बी टू ए इट इज व्हाट? क्यू रिवर्सिबल बाय टी लेस देन जीरो। सही भाई? थोड़ा सा अगर हम फिर मॉडिफाई करें, वी कैन सिंपली से ए से बी क्यू इरिवर्सिबल बाय टी, इसको मैं माइनस कर लेता हूं ताकि ये जो लिमिट है मैं रिवर्स कर लूंगा। दैट इज नाउ ए टू बी क्यू रिवर्सिबल बाय टी लेस देन जीरो। इट्स द बेसिक मैथ्स। सो वी नो हमें क्यू इरिवर्सिबल बाय टी का वैल्यू तो नहीं पता है, बट हम जानते हैं कि क्यू रिवर्सिबल बाय टी इज व्हाट? इट इज एंट्रोपी चेंज। इट इज व्हाट? एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एस। सिंपली वी कैन से नाउ A से B it is Q irreversible by T is what? Minus delta S AB, that is less than 0. So further we can say that is Q irreversible by T is what? Delta S AB. ये अपना एक पॉइंट निकल के आया। अब यहां से हम कुछ चीजें कंक्लूड करेंगे। अब थोड़ा हम पीछे चलते हैं। याद करो हमने कहा था कि रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियलाइज प्रोसेस है जो प्रैक्टिकली हम लोग नहीं करते हैं। याद करो लेक्चर जब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, मैंने कहा था रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? जहां पर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, आप ड्रॉप बाय ड्रॉप वो सैंड पार्टिकल्स निकालेंगे। तो अगर आपको ऐसा काम बोलू करने को तो आप नहीं करेंगे। इट इज एन आइडियलाइज प्रोसेस। प्रैक्टिकली कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता। जितने भी हमारे सराउंडिंग में प्रोसेस हो रहे हैं वो सब के सब फाइनाइट स्टेप्स में होते हैं, फाइनाइट समय में होते हैं। मींस दे ऑल आर व्हाट? दे आर irreversible in nature. They are what? Irreversible in nature. क्या मेरी बात सही आता है? क्या मेरी बात सही है? तो एक तो ये बात होगी। अगर दूसरी बात ये कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि नेचर में सारे प्रोसेस जो आपके वो इरिवर्सिबल ही है, बिकॉज वो सभी के सभी प्रोसेस जो हो रहे हैं, ऑब्वियसली अगर हो रहा है इसका मतलब क्या? वो कुछ फाइनाइट स्टेप्स में हो रहा है, वो या कुछ फाइनाइट टाइम लग रहा है उसको। ये सुनो, तो एक बात तो मैंने क्या रखी कि भाई फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस दिस वैल्यू इज डेल्टा एस इज व्हाट? ग्रेटर देन दिस वन। यहां से क्या मालूम पड़ता है मुझे कि फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस दिस इज व्हाट? ग्रेटर देन जीरो। इज व्हाट? ग्रेटर देन जीरो। फॉर हम लोग जानते हैं कि फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस वी नो कि क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी इज व्हाट? डीसी फॉर वेरी माइन्यूट चेंज, ये मैंने बात रखी। तो अभी हम थोड़ी देर पहले इक्वेशन पढ़ के आए बेटा, जो मैंने यहाँ ऊपर लिखी है कि इसको हम लोग दो तरह से रखते हैं। अगर मैं इक्वल टू कर दूंगा तो ये किसके लिए हो जाएगा? फॉर दिस इज फॉरवर्ड नाउ रिवर्सिबल प्रोसेस। दिस इज फॉरवर्ड नाउ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर मैं रिवर्सिबली ही बात करूंगा तो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सुनना एक बात, ग्रेटर देन अगर वाला हम सॉरी लेस देन जीरो वाला केस अगर हम ले रहे हैं तो ये किसके लिए आ रहा है बेटा? फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर मैं इसको इक्वल टू लगा दूंगा इट मींस दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज फॉर व्हाट?
दिस इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, दिस इज फॉर व्हाट, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या कह रहे हैं हम लोग कि जो हमारी इक्वेशन है ये दो हिस्सों में डिवाइड होगी फिर से, वो ऐसे कि Q इरिवर्सिबल बाय T यदि लेस देन ds है तो हम क्या कह रहे हैं, इज व्हाट, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और वहीं अगर लोग जो मैंने पहले बात डिस्कस करी कि Q रिवर्सिबल बाय T अगर ये इक्वल टू ds है तो इट इज व्हाट, रिवर्सिबल प्रोसेस। सो इन जनरल मैं अगर कहूं तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं बेटा कि Q बाय T इज व्हाट, लेस देन और इक्वल टू ds। तो ये जो लेस देन वाला साइन है ये हमारा किसके लिए बेटा, दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड दिस वन इज फॉर व्हाट, रिवर्सिबल प्रोसेस। यस और नो, यस और नो, क्लियर। देखो पॉइंट क्या निकल कर आता है, कंफ्यूजन क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पहली बात तो ये कि अगर आप लेस देन वाला साइन लगा रहे हो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जो कि फाइनाइट समय में, फाइनाइट स्टेप में कंप्लीट होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस देखो इसको हम ऐसा कहते हैं कि या तो ये होगा ही नहीं, होगा नहीं से मतलब मेरा इसको होने में बहुत समय लगेगा, इसको होने में बहुत समय लगेगा, बिकॉज रिवर्सिबल प्रोसेस टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो ये होगा तो जरूर बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, या आप कैसा कह लीजिए कि इसको होने में इनफाइनाइट समय लगेगा, इट टेक इनफाइनाइट स्टेप्स और विल टेक इनफाइनाइट टाइम, या बहुत ज्यादा समय लगेगा। तुम जानते हैं कि ये प्रैक्टिकली प्रोसेस, प्रैक्टिकली रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता। हाँ, ऑल प्रैक्टिकल प्रोसेस आर व्हाट, इरिवर्सिबल इन नेचर, जो कि फाइनाइट स्टेप हो जाएंगे। और अगर मैं एक साइन और यूज कर लूं, ये वाला ग्रेटर देन वाला, ग्रेटर देन वाला, इसका मतलब क्या है कि जब भी ds का वैल्यू लेस देन Q बाई T अगर होगा, दिस इज फॉर व्हाट, नॉट फिजिबल प्रोसेस, नॉट फिजिबल प्रोसेस। अभी मैं इस पॉइंट को समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। मैंने 3 बातें रखी, फिर मैं यहाँ से पॉइंट कंक्लूड करूंगा, फिर से कंफ्यूज नहीं होना मैंने क्या बात बोली, मैं उस पॉइंट पे आता हूँ, थोड़ा वेट कीजिएगा। देखो इसको मैं समझाता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का, एग्जाम्पल लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का। व्हाट आई एम सेइंग, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम का, सिस्टम। वाई हम बात करते हैं इसकी, उससे पहले ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट, क्लॉसियस इनइक्वालिटी, दिस इज व्हाट, क्लॉसियस इनइक्वालिटी। चलो इसका वापस समझने की कोशिश करते हैं। आइसोलेट सिस्टम वो होता है जहां पर एनर्जी एक्सचेंज सिस्टम सराउंडिंग के बीच में नहीं होता, मैटर एक्सचेंज भी सिस्टम सराउंडिंग के बीच में नहीं होता, जहां पर एनर्जी एक्सचेंज भी अलाउ नहीं है और आपका मैटर एक्सचेंज भी अलाउ नहीं है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, या इन बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग, ये सब बातें हम कर चुके हैं। तो बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज द यूनिवर्स, इज व्हाट, द यूनिवर्स। यूनिवर्स इज एन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। हाउ, देखो हम लोग यूनिवर्स का मतलब क्या है, सब कुछ, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, अनंत, एवरीथिंग। आप जितना सोच सकते हैं, जितनी गैलेक्सी आप सोच सकते हैं, सब कुछ किसके अंदर है, यूनिवर्स। यूनिवर्स मीन्स एवरीथिंग, एवरीथिंग अराउंड अस इंक्लूडिंग वी ऑल्सो। तो इसका मतलब क्या है, तो यूनिवर्स का मतलब सब कुछ है, तो उसका मतलब यूनिवर्स के बाहर कुछ है ही नहीं। तो बाहर मतलब कि यूनिवर्स का सराउंडिंग ही नहीं है, तो सिस्टम सराउंडिंग के बीच में देयर इज नो हीट एक्सचेंज, देयर इज नो मैटर एक्सचेंज। यूनिवर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस वन। सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग दैट, अब मैं उस पॉइंट को लिख रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ फाइनाइट चेंज के लिए। सो डेल्टा एस के 3 केस हो सकते हैं। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखूंगा अब मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 मतलब कि ऑब्वियसली क्यू बाई टी का क्वेश्चन वैल्यू होगा, तो डी एस इज व्हाट, ग्रेटर देन 0। तो ये पहला वाला केस, पहला वाला केस कौन सा, ये वाला एरो, क्यू बाई टी लेस देन डी एस।
तो क्यू बाई टी का ऑब्वियसली कुछ वैल्यू होगा ऑब्वियसली। सो हम लोग यहाँ बात जो कर रहे हैं कि डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा है, दिस इज व्हाट इररिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर इररिवर्सिबल प्रोसेस। और ये जो मैं डेल्टा एस की यहाँ बात कर रहा हूँ ये किसकी है बेटा, पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है। पूरे यूनिवर्स का मतलब क्या है, इंक्लूडिंग डेल्टा एस यूनिवर्स इज व्हाट, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। डेल्टा एस यूनिवर्स का मतलब क्या है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, डेल्टा एस इक्वल टू जीरो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। दिस इज फॉर व्हाट, नॉन फिजिबल प्रोसेस। अब इसका मतलब समझो, हम लोग जो स्टार्टिंग से हमने कहा था लास्ट लेक्चर में बात करी थी, हम लोग फिजिबिलिटी ढूंढ रहे हैं कि हम ऐसा क्या बोल दें जिसके बाद हम कहें कि अगर ये है तो ये प्रोसेस फिजिबल है और ये है तो प्रोसेस फिजिबल नहीं है। तो हम एनर्जी के पास गए, हमें एनर्जी से आंसर नहीं मिला, फिर हम लोग एंट्रोपी के पास आए। तो एंट्रोपी ने क्या बोला, सुनना, एंट्रोपी ने ये बोला कि जब डेल्टा एस टोटल या डेल्टा एस यूनिवर्स किसी भी चीज के लिए, किसी भी रिएक्शन, किसी भी प्रोसेस के लिए अगर ग्रेटर देन जीरो अगर आता है, किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए ग्रेटर देन जीरो अगर आता है तो वो आपका कैसा है, वो आपका इररिवर्सिबल प्रोसेस है। एंड वी नो इररिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये है कि सारे प्रैक्टिकल प्रोसेस इररिवर्सिबल है, फाइनाइट टाइम में होता है। ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इररिवर्सिबल इन नेचर। नेचर में इतने ही प्रोसेस हो रहा है, सब इररिवर्सिबल है। जब मैं कह रहा हूँ कि नेचर में प्रोसेस हो रहे हैं, इसका मतलब वो फाइनाइट स्टेप्स में हो रहे होंगे, फाइनाइट समय में हो रहे होंगे, दे ऑल आर इररिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्या बात निकल के आई, उन्होंने ये कहा, याद करो मैं थोड़ी देर पहले कहा था कि यूनिवर्स की एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, वो लगातार बढ़ती जा रही है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मैं उस लाइन पे आऊंगा अभी। तो ये क्या आप कह लीजिए, फॉर इररिवर्सिबल प्रोसेस, अब ब्रैकेट में चाहते हो लिख लेंगे नीचे, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो अब मैं थोड़ा स्ट्रेस डालूंगा, सुनना ही बात को। मैंने क्या कहा या एंट्रोपी से क्या कंक्लूजन निकाला कि यूनिवर्स में कोई भी प्रोसेस जिसका डेल्टा एस टोटल या डेल्टा एस यूनिवर्स अगर ग्रेटर देन जीरो है, इट मीन्स कि वो इररिवर्सिबल प्रोसेस है। इसको आगे कंटिन्यू करें, सारे के सारे नेचुरल प्रोसेस इररिवर्सिबल होते हैं। इररिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब जो कुछ पर्टिकुलर टाइम में हो रहा है, फाइनाइट समय में हो रहा है, फाइनाइट स्टेप्स में हो रहा है, दैट इज व्हाट द इररिवर्सिबल प्रोसेस। तुमने क्या कहा कि नेचर में सारे के सारे प्रोसेस क्या है, इररिवर्सिबल है। इसका मतलब अगर किसी भी चीज को होना है, फिजिबल होना है, किसी प्रोसेस का होना है अगर, तो उसके लिए डेल्टा टोटल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। या आप ऐसा कह लो कि कोई अगर प्रोसेस हो रहा है नेचर में तो उसका डेल्टा टोटल गारंटी 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 पॉजिटिव होगा। तो कंक्लूजन क्या निकल गया एंट्रोपी से, एंट्रोपी ने फाइनल आंसर दे दिया कि अगर मुझे बताना है कि कोई रिएक्शन या प्रोसेस फिजिबल है या नहीं, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं उसका डेल्टा टोटल निकालूंगा। अगर वो पॉजिटिव आता है तो गारंटी, इट इज गारंटी कि वो प्रोसेस क्या है, वो फिजिबल है, प्रोसेस क्या है, होगा। बात आई, जो हम ढूंढने निकले थे फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन या फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, उसका आंसर आपको एंट्रोपी ने दे दिया। और एंट्रोपी ने क्या बोला कि डेल्टा एस टोटल उस प्रोसेस का क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। दोनों बातें हैं, कोई प्रोसेस अगर हो रहा है, फिजिबल है, तो डेल्टा टोटल उसका पॉजिटिव होगा। आपको चेक करना है कि फिजिबल है या नहीं, तो आप उसका डेल्टा टोटल निकालिए, वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो आएगा। और अगर वो इक्वल टू जीरो है तो इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट, व्हाई आई एम सेइंग इट इज इक्विलिब्रियम स्टेट, हम लोग जानते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग हर एक स्टेप पे, सिस्टम एंड सराउंडिंग हर एक स्टेप पे किसमें होता है, इक्विलिब्रियम। किसमें होता है, वो इक्विलिब्रियम पर होता है। क्लियर। और अगर किसी प्रोसेस का डेल्टा टोटल अगर मैं निकाला, थ्योरेटिकली मैथमेटिकली निकाला, और अगर वो नेगेटिव आता है, तो गारंटी है कि वो प्रोसेस होगा ही नहीं, वो नॉन फिजिबल है, वो होगा ही नहीं, गारंटी है कि वो होगा ही नहीं। इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया, इन पॉइंट्स का कंक्लूजन क्या निकल के आया कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ रही है, ग्रेटर देन इज पॉजिटिव, वो लगातार बढ़ रही है, वो कांस्टेंट नहीं है फॉर एनी इरिवर्सिबल या फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये मैं समझाऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो क्या मैं बात बोल सकता हूं कि यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है,
वो कांस्टेंट नहीं है किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। अगर प्रोसेस हो रहा है, फिजिबल है, तो उसकी एंट्रोपी गारंटी क्या होगी, या उसका डेल्टा टोटल गारंटी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। सो ये हम जो बात कंक्लूड करते हैं वो आप क्लॉसियस इनइक्वलिटी की हेल्प से बता पाते हैं कि कैसे हम बोलेंगे कोई प्रोसेस फिजिबल है या नहीं। अब जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिबल प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस की होने की, सक्सेसफुली होने की, एग्जीक्यूट होने की जो संभावना है, दैट इज द फिजिबिलिटी। हो रहा है इट मींस इट इज फिजिबल प्रोसेस, नहीं हो रहा है इट मींस इट इज नॉट फिजिबल प्रोसेस। अब मैं पॉइंट समझाता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक बार आप उसको उतार लीजिए फटाफट से, हम आगे बात करते हैं। ठीक है भाई, फिर से मैं 2 पॉइंट लिख रहा हूं जो कि आप फिर से कह सकते हैं दे आर द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ। एक हम पहले लिख चुके हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम सेकेंड लॉ को बोलते हैं स्लॉट, फर्स्ट लॉ को बोलते हैं फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फ्लॉट, फ्लॉट सिंपल वे में इट इज व्हाट, एंट्रोपी of universe is always increases for spontaneous process। आप परेशान ना होए, अभी मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अभी क्लियर कर दूंगा, अभी जस्ट 2 मिनट्स। सेकेंड, ऑल नेचुरल प्रोसेस are irreversible in nature। irreversible का मतलब ये क्या है, जो फाइनाइट टाइम में होता है, तो ऑब्वियसली जानते हैं कि नेचुरल प्रोसेस। तो 3 स्टेटमेंट हो गए थर्मोडायनामिक्स के आपका, सॉरी 3 स्टेटमेंट हो गए आपके सेकंड लॉ के। पहला आपका बेटा, किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमेशा रिजेक्ट होता है, वेस्ट होता है, रैंडमनेस की फॉर्म में, एंट्रोपी की फॉर्म में। दूसरा पॉइंट, दूसरा स्टेटमेंट कि आप कह सकते हैं कि यूनिवर्स की एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं है, लगातार बढ़ रही है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। और तीसरा कि ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। तो ये तीनों आपके स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के। अब आते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पे। देखिए लोगों ने बेसिकली 2 तरह से डिवाइड किया है, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी, तब आपको ये और डिटेल में समझ में आएगा, सब डिटेल में बातें करेंगे हम लोग। देखो स्पॉन्टेनियस का मतलब ये नहीं कि फास्ट, नो, इसका मतलब है कि ऐसे प्रोसेस जो या तो खुद से हो जाए, प्रोसेस, दोज प्रोसेस हु एग्जीक्यूट बाय देयर ओन, दोज प्रोसेस हु एग्जीक्यूट by their own or after initiation। बताऊं क्या मतलब है इसका। देखो ऐसे प्रोसेस जो या तो जो खुद से हो जाते हैं, या अगर एक बार उन्हें इनिशिएट कर दे, स्टार्ट कर दे, तो फिर वो होते रहते हैं। एग्जाम्पल सबको समझ में आएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर। आप रूम टेम्परेचर को, आइस को रूम टेम्परेचर पर रख दें, अपने आप मेल्ट हो जाएगी। सो मेल्टिंग ऑफ आइस इज व्हाट, अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इज व्हाट, अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नहीं, आप चाय को कप में डाल के गर्म करके कहीं पर रख दें, वो अपने आप ठंडी होगी, अपने आप ठंडी होगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगेन वो भी क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो ऐसा प्रोसेस जो खुद से एग्जीक्यूट हो, हमें कोई एफर्ट लगाने की जरूरत ना पड़े, आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सेकंड में लिखा है कि और आफ्टर सम इनिशिएशन, या अगर हम थोड़ा इनिशिएट करते तो फिर होते रहे। एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल, एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फिल्म। कोयला कभी भी अपने आप नहीं जलता। जैसे मान लो मैं घर में खाना पकाना हो, खैर अब तो नहीं होता है, पहले के टाइम में होता था, या फिर कुछ गाँव में जाएंगे वहाँ डेफिनेटली होता है। घरों में हम लोग ओकेजनली काम करते हैं कि अगर मुझे मान लो कोयले पे खाना पकाना है,
तो हम क्या करते हैं, अपने आप तो कोयला जलेगा नहीं, एक बार वहाँ आप लोग जरूर चिंगारी लगाएंगे या माचिस तेल देंगे उसको, एक बार कोयला जलना शुरू हो गया फिर वो अपना होता रहेगा। तो वो कैसा प्रोसेस है, वो भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बस वहाँ पे क्या है कि उसे आपको एक बार इनिशिएट करना पड़ेगा फिर वो अपने आप होता रहेगा। सो रिमेंबर व्हाट इज द मीनिंग या व्हाट इज द फील ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस जो जो या तो खुद से हो जाए या अगर आप एक बार उन्हें इनिशिएट कर दे तो फिर वो होते रहे। जैसे कि मान लो हम कहें कि आ, आप आप छत पर टंकी रखी हुई है, उसमें पानी है, तो अगर मैं पाइप लगाता हूँ उसके अंदर और पाइप को नीचे, मान लो टंकी आपके फर्स्ट फ्लोर पर रखी हुई है और टंकी में पानी भरा हुआ है, मैंने पाइप लगाया, मैं पाइप को लेकर ग्राउंड फ्लोर पर आ गया, तो पानी अपने आप ऊपर से अपने आप नीचे आएगा। इट इज व्हाट, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऐसा नो। अब बात करते हैं व्हाट आर द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो दोज प्रोसेस हु डज नॉट एग्जीक्यूट बाय देयर ओन, पहली लाइन तो ये है कि दोज प्रोसेस हु डज नॉट एग्जीक्यूट बाय देयर ओन एंड दे will continue until you provide external efforts. What I'm saying, those process, अब लिख लीजिए, those process who doesn't execute by their own, comma, they will continue until we apply external efforts, until we apply external efforts। मतलब ऐसे प्रोसेस जो खुद से तो कभी नहीं होंगे और होंगे तब तक ही जब तक कि आप बाहर से मेहनत लगातार करते रहें। एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, हमने टंकी की बात करी, टंकी में ऊपर से नीचे पानी आ रहा अपने आप आता है, बारिश ऊपर से नीचे अपने आप होती है। मान लो उस टंकी को मुझे भरना है, जो कि टंकी आपके सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, ऊपर छत पर कहीं रखी हुई है, उसको हमें टंकी को फिल करना है, उसमें पानी भरना है हमें या पानी चढ़ाना है उसमें, हम देसी लैंग्वेज में बात करें तो हम क्या बोलेंगे या हम क्या करेंगे, हम जाएंगे मोटर का स्विच ऑन करेंगे और पानी नीचे से ऊपर जाएगा। तो ये प्रोसेस खुद से नहीं होता है, इसे हम करा रहे हैं। और मैंने एक लाइन और यूज करी है, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब ये नहीं कि जो कभी नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस वो तब तक ही होगा जब तक कि आप बाहर से एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहे हैं। जब तक मोटर चलती रहेगी तब तक नीचे से पानी ऊपर जाता रहेगा, जैसे ही आपने मोटर बंद करी नीचे से पानी ऊपर जाना बंद कर देगा। इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो बहुत क्लियर पता होना चाहिए डिफरेंस आपको। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब ये नहीं है कि जो प्रोसेस होता ही नहीं किसी भी कंडीशन पे। हाँ, वो कंडीशनली होगा, वो तभी होगा जब आप बाहर से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते रहेंगे। यस और नो? तो टंकी में पानी तब तक ही भरता रहेगा जब तक कि आप मोटर चालू रखेंगे। जैसे आप मोटर का स्विच ऑफ करेंगे पानी ऊपर जाना बंद कर देगा। दिस इज व्हाट अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दिस इज व्हाट अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर? 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 तो हमने क्या बात रखी थी, जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजेस फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो आई होप आपको ये जो फर्क है स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का समझ में आया होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, जब आगे हम फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे एंट्रोपी की, तो ये मैंने एग्जाम्पल 2 लिखे हैं यहाँ पे। ऐसे हम लोग यहाँ 15-20 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जहाँ से आपको बहुत अच्छी फील आएगी। तो आज हमने सिर्फ क्या लिखा, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी, बस यही समझा हमने। हमने बोला कि वो स्टेट फंक्शन है, हमने कहा कि इस बात को आप क्लॉसेस की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं, और फिर हमने कंक्लूजन निकाला कि डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है अगर, तो आप कहते हैं कि इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, या आप कहते हैं कि इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। जीरो है तो हम कहते हैं रिवर्सिबल है या इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, लेस देन जीरो तो हम कहते हैं इट इज नॉन फिजिबल प्रोसेस। यस और नो? तो जो आज सिर्फ हमने डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी लिखा है, मेन जो एंट्रोपी का फील है वो आप एग्जाम्पल से ही समझ पाएंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एंट्रोपी इज व्हाट डिग्री ऑफ randomness, it is measure of degree of disorderedness, it is measure of degree of randomness। ये कंपैरेटिव है, हम कंपेयर करते हैं सॉलिड की एंट्रोपी ज्यादा है, लिक्विड की ज्यादा है या गैस की ज्यादा है। इट इज ऑलवेज कंपैरेटिव। यस और नो? आती बात ठीक है। अब मैं लास्ट पॉइंट लिख रहा हूं, दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, देखिए बेटा, इज क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, मतलब कि जो फाइनल कंक्लूजन है एंट्रोपी से वो क्या है। बस फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो ये है कि अगर डेल्टा टोटल जो आपका है अगर वो पॉजिटिव है तो आप क्या बोल देंगे, प्रोसेस कैसा है आपका, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर डेल्टा टोटल आपका
इट इज व्हाट वी से नॉन स्पॉन्टेनियस या नॉन फिजिबल, नॉन स्पॉन्टेनियस या वी से नॉन फिजिबल प्रोसेस। और एक के भैया डेल्टा टोटल आपका यदि 0 के बराबर है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, या हम लोग कहाँ पर है, हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो भाई सिंपल सी बात है, आपने अभी तक क्या कंक्लूड किया, जो हमारा क्वेश्चन था थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से हम, कि जो मैं स्टार्टिंग में कहा था कि हम थर्मो की हेल्प से बता सकते हैं कि कोई प्रोसेस फिजिबल है या नहीं, वो तो अपने क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको किसी भी प्रोसेस या रिएक्शन का डेल्टा टोटल निकालना है। यदि वो पॉजिटिव आता है तो गारंटी वो इस अर्थ पर वो प्रोसेस होगा ही होगा, होगा ही होगा। या इसको रिवर्स बोल लीजिए, अगर इस अर्थ पर कोई भी रिएक्शन या प्रोसेस अगर हो रहा है, अगर वो फिजिबल है, तो उसका गारंटी डेल्टा इज टोटल, दैट इज डेल्टा सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और अगर आपने कैलकुलेशन करके निकाला और वो नेगेटिव आ गया, तो प्रैक्टिकली आप उस प्रोसेस को करने की कितनी भी कोशिश करें वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। दिस इज द फाइनल कंक्लूजन फ्रॉम एंट्रोपी चेंज, यस और नो। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे डेल्टा सी कैलकुलेशन की, हम बात करेंगे। आज में से फॉर्मूला लिखा, कैलकुलेशन मतलब कि आइडियल प्रोसेस है तो क्या है, कैसे निकालेंगे, इट इज न्यूमेरिकल पार्ट बेसिकली वी कैन से। तो आज के लिए इतना, हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।